हमारा आरंभ से ही अपने नए नए कल्पना, नए प्रयोग के साथ आगे बढ़ रही है। इस बार हमने जब हमने पहली बार ऑनलाइन में व्यंग विमर्श का कार्यक्रम आरंभ किया था, उसमें सबसे पहले प्रेम जन्म जी और सुभाष चंद्र उपस्थित थे और वो हमारी एक अच्छी शुरुआत थी। और उसके बाद वह क्रम टूटा नहीं। आज फिर हम एक नई संकल्पना के साथ सुभाष चंद्र जी और विनोद साहू जी के साथ उपस्थित हैं। और मजेदार बात यह है कि हर बार बहुत गंभीर बातचीत हुई। इस बार भी हमने बहुत गंभीरता से इस विषय को चुना है कि इस माह के व्यंग, इस माह के व्यंग के प्रति हमारी कल्पना ये है, हम लोग सोच रहे हैं कि आज अखबार में जो छप रहा है, पत्रिकाओं में जो छप रहा है, क्या हम उसको व्यंग मानकर पढ़ रहे हैं या उसमें कुछ व्यंग दिख रहा है या कितना दिख रहा है, उसमें कितनी छूट है, कितना लोग व्यंग के नाम पर उसका उपयोग कर रहे हैं या कुछ भी अपनी नई नई स्थापित कर रहे हैं कि चाहे वो सपाट बयानी हो तो भी उसको व्यंग कह रहे हैं। आप व्यंग के किस रूप को वो स्वीकार कर रहे हैं कि आज पूरे परिदृश्य में यह देखने मिल रहा है कि व्यंग की जो एक कल्पना थी कि व्यंग शोषित वर्ग पर के पक्ष में खड़ा होकर जो शोषक है उसके प्रति उसको जागृत करे, उसको आगाह करे और जो आम जनता है, आम शोषित वर्ग है, उसको भी सजग करे। किंतु आज उल्टा दिख रहा है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ कि आज शोषक वर्ग के पक्ष में व्यंग लिखा जा रहा है और शोषित उपेक्षित है। शोषित की कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी परेशानियां, उसकी तकलीफें, वो समाज से कितना प्रभावित हो रहा, उस पर किसी का ध्यान बहुत कम जा रहा। बहुत कम लोग हैं जो व्यंग को गंभीरता से लेकर अपने सरोकारों के साथ प्रतिबद्ध होकर लिख रहे हैं। उसमें कुछ लोगों ने संकट भी उठा रहे हैं और कुछ लोग उसको एक टूल्स के रूप में लेकर एक भविष्य में फायदा हो और शोषक या सत्ता के पक्ष में लिख रहे हैं। इसके सब लोग पढ़ रहे हैं, उसको महसूस भी करते हैं और महसूस करने के बाद किंतु मतलब चुप रह जाते हैं। तो मेरा जो मानना है कि एक चुप्पी बहुत खतरनाक होती है, किंतु अब सर्व व्यक्तिगत भी है कि जो व्यक्ति है वो व्यंग्यकार के दायित्व को नहीं समझकर या स्वीकारना नहीं चाहता है और जो उसको अच्छा लग रहा है, जिसमें उसको फायदा दिख रहा है, भविष्य में भी फायदा दिख रहा है या जिसमें नाम ज्यादा हो रहा है, जिसमें उसको लाइक ज्यादा मिल रहा है, वह लिख रहा है। एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय है और इसी बात को लेकर हमने इस आयोजन की कल्पना की कि इस माह के व्यंग में हम चाहते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, हम पूरा तो बटोर भी नहीं सकते, हमारे पास जो सरलता से उपलब्ध साधन है, जिनकी रचना हम लोगों ने पढ़ी है या हमको जहां से मिल गई है, मित्रों के माध्यम से या दूसरों के माध्यम से मिल गई है, उसको आखिरी रविवार को रखने का कोशिश है। आज सौभाग्य से 31 तारीख है तो पूरा महीना कवर हो गया है। भविष्य में हो सकता है कि 28-29 तारीख को रविवार पड़े तो हम 1 से 29 तारीख की रचना को करेंगे और उसमें हमारी कोशिश यह है, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हम अच्छी रचना को चुनाव तो करेंगे ही करेंगे और साथ में जो रचना हमें व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखती है या कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है जो एक कहीं किसी की तरफदारी की ओर लिखा जा रहा है, उस तरफदारी से समाज का नुकसान संभावित है या समाज का नुकसान संभावित है, तो उस रचना को भी हम ले रहे हैं। अच्छा, और एक बात और है, इसमें किसी प्रकार का निजी लाभ नहीं है और निजी कोई बात नहीं है। हम निजी रूप में नहीं ले रहे हैं, हम उन व्यक्तियों की
रचनाओं को ले रहे हैं और उन रचनाओं पे बातचीत होगी। व्यक्तिगत हमारे किसी से जुड़ाव नहीं है, किसी से लगाव नहीं है, किसी प्रकार से दिखाव नहीं है। जो हमारे हम मित्रों के माध्यम से जो रचना मिली, जिनको हमने 30-40 रचना का, हम लोगों ने 20-25 30-35 रचना का चुनाव किया था, लेकर उसमें से हमने 8 रचना को चुनाव किया, जो लगभग दोनों पक्ष का नेतृत्व करेंगे। और उसी बात को आगे बढ़ाकर आज हमारे आदरणीय मित्र सुभाष चंद्र जी, जो वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, जो आलोचक भी हैं, और व्यंग्य की स्थितियों को, व्यंग्य की प्रवृत्तियों पर काफी कुछ उन्होंने लिखा भी है, काफी कुछ समझा भी है। और उनको हमने, हर लेखक को 2 रचना है, तो हमने उनको सुभाष चंद्र जी को मुकेश राठौर की रचना शिक्षा और साहित्य का स्वर्णकाल, और दूसरी रचना रामस्वरूप दीक्षित की भड़काना सरकार का काम है। इसी क्रम में हमारे समूह के श्री सुधीर कुमार चौधरी जी हैं, और उनको भी 2 रचना दी गई है। अभिषेक अवस्थी की रचना उस देश का नया चर्चा भवन, और राजशेखर चौबे जी की रचना हाई रिपब्लिक। और अगली जो कड़ी है, श्री बुलाकी शर्मा जी, वो हमारे बड़े प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं, स्तंभ लिखते हैं, व्यंग्य की काफी चर्चा है। उनको हमने दिया है संतोष त्रिवेदी की रचना इस मौसम में स्नान का साहस। और दूसरी रचना है हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ व्यंग्यकार गोपाल चतुर्वेदी जी की रचना तेरे इस हट का मैं क्या करूं। और हमारे समूह से जो हमेशा हमें सहयोग दिया, एक विमर्श में साथ दिया है, दुर्ग से श्री विनोद साहब जी। वो संस्मरण भी लिखते हैं और व्यंग्य लिख ही रहे हैं, कहानी भी, और काफी चर्चित। और व्यंग्य पर काफी पिछले बार भी उन्होंने एक अच्छी, बहुत सी अच्छी बात है कि व्यंग्य की चिंता को लेकर, तो आज विनोद साहब जी को हम लोगों ने चयन करके किया है। डॉक्टर अजय जोशी, जो बीकानेर से हैं, प्रोफेसर, उनकी रचना मंगू का आइडिया। और दूसरी रचना है वेद प्रकाश भारद्वाज। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ, पढ़ा है, इधर उधर पढ़ा है, काफी कुछ पढ़ा है, और हमारे समूह में भी नहीं है। उनकी रचना है बजट का हलवा। अब इन रचनाओं में आज के परिदृश्य पे भी बातचीत है। कल शासकीय बजट आएगा है, और जो हमारी परंपरा बजट में हलवा, जो बजट तैयार हो जाता है तो हलवा खिलाने से चालू करते हैं, ये चीज। और बीच में कुछ संकेत, जो आंदोलन चल रहे हैं, कुछ कोरोना चल रहा है, कुछ पब्लिक का मूड चल रहा है, इन सबको समाहित करके हमने इन रचना को शामिल किया है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी रचना नहीं आई, नहीं, तो ये हमारा एक पूरा निर्णय, एक हम 3-4 लोगों की समिति रहती है, उन रचनाओं को साथ करके करेंगे, भविष्य में करेंगे। तो मैं बहुत आदर के साथ हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार, इतिहासकार, व्यंग्य के इतिहासकार श्री सुभाष चंद्र जी से आग्रह करता हूं कि वे इन रचनाओं पे बातचीत करें, और मतलब खुल के बातचीत करें। व्यंग्य यात्रा का यह है कि हम खुल के बातचीत करें, अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है, कमजोर है तो कमजोर है, उसमें क्या कमी है, क्या है, रचना को किस दृष्टि से लिखा जाना चाहिए, इन सब बातों पर आप विस्तार करें। और सभी जो हमारे आमंत्रित अतिथि वक्तागण हैं, मैं उनसे सभी से आग्रह करता हूँ कि वो खुल के बातचीत करें। कहीं पर अगर आप लपेट के बात करेंगे, अगर किसी मतलब उस ढंग से मतलब पक्ष लेकर बातचीत करेंगे, तो ना हमारा नुकसान होगा, ना आपका नुकसान होगा, तो नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ व्यंग्य का। और हम व्यंग्य के लिए ही इतने पक्षधर के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ
श्री सुभाष चंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी बात करें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, पक्की आ रही। अच्छा, सदस्यों से आग्रह है कि वो अपने माइक बंद कर दें। मित्रों, मेरे पास दो रचनाएं हैं। एक तो रचना है कि भड़काना तो सरकार का काम है, रामस्वरूप दीक्षित जी की, और दूसरी रचना है शिक्षा और साहित्य का स्वर्णकाल, मुकेश राठौर जी की। मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि मैं किसी को सिखाने की कोशिश करूं या ये बताऊं कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, लेकिन जो कुछ भी मुझे एक पाठ की दृष्टि से लगता है मैं उस बारे में बात करता हूं। पहली बात, जो आपका शिक्षा और साहित्य का स्वर्णकाल की मुकेश राठौर जी की रचना है, और उसके बाद में भड़काना तो सरकार का काम पर विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अजीब बात है कि हम इतने सारे व्यंगकार हैं और किसान आंदोलन पर 10 रचनाएं भी मेरी दृष्टि से नहीं गुजरी हैं, तो हम कैसे व्यंगकार हैं हमें खुद सोचना चाहिए। उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। हमने एक बिल्कुल सॉफ्ट जोन बना रखा है, अपने लिए कंफर्ट जोन बना रखा है, हम उसी के आसपास रहना चाहते हैं। इस बात पर सोचे जाने की आवश्यकता है। चलिए मैं पहले रचना पर बात करता हूँ। शिक्षा और साहित्य का स्वर्णकाल। मुकेश राठौर कोरोना के बाद की जो स्थितियां हैं या कोरोना के साथ की जो स्थितियां हैं उनमें शिक्षा और साहित्य में जो कुछ परिवर्तन हुए हैं इस पर एक चुटकी लेते हुए चलते हैं, और उनका फिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से वो चीजों को कहना चाहते हैं। बीच बीच में वो थोड़ा सा उलझ जाते हैं और कहीं कहीं वो सपाट भी हो जाते हैं, और जब वो विट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और जब विट अपने आप, एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप विट का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि विट सायास्ता के साथ ना आए। अगर आप उसको नकलीपन के साथ लेके आ रहे हैं, तो सोच समझ के लेके आ रहे हैं, तो वो विट पकड़ा जाता है, समझ में आ जाता है। पाठक जो सजग पाठक है, व्यंग का पाठक है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर विट को लाया गया है, ये अपने आप उभर के नहीं आ रहा है। व्यंगकारों को, सभी व्यंगकारों को मेरा ख्याल है कि इस मामले में सोचने की जरूरत है, मुझे खुद भी और बाकी साथियों को भी। कुछ जगहों पर ये रचना प्रभावित करती है, मुद्दों को बहुत करीने से पकड़ती है, लेकिन जहां पर शिल्प की बात आती है वहां पर कहीं कहीं वो चूकती है, चीजों को छोड़ के चलती है। जहां पर अच्छा है वहां पर देखिए कुछ प्रसंग हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं जो बड़ा आपको आकर्षित करते हैं। वहां पर जो उनका वाक वैदग्ध्य है वो मजा देता है। मास्टर साहब छुट्टियों की खट्टी डकार ले रहे हैं, ये प्रयोग काफी देर के बाद आता है, और ऐसे प्रयोग अच्छे लगते हैं क्योंकि ये प्रयोग कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करते हैं। दूसरा, एक जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है कि स्टार फिश से कहीं ज्यादा जन्म दर सोशल मीडिया के साहित्यकारों में देखी गई है। बहुत बढ़िया वाक्य लगा मुझे कि जब से सोशल मीडिया आया है एक बड़ी भीड़ साहित्य के प्रति आकर्षित होकर और अपने नाम को चमकाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भी लिख रहे हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों की भीड़ हमारे बीच आई है जिन्होंने ना पहले कभी पढ़ने की कोशिश की है, ना जो साहित्य को गंभीरता से लेते हैं, बस आए हैं और हल्की फुल्की अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। वो लाइक और कमेंट का जो एक बना हुआ है, एक क्लस बना हुआ है, उसी में उलझ के रह जाते हैं और बहुत दूर जाने की कोशिश भी नहीं करते। इस बार मुकेश राठौर ने बहुत अच्छी चुटकी ली है। उनकी जो क्वालिटी मुझे लगी है वो हंसते हंसते पिंच होते हैं। वो विट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा आयरनी के पास आते हैं और आयरनी का इस्तेमाल करते हुए जो विसंगति का गुब्बारा है उसमें पिंच हो देते हैं। उनका जो व्यंग है वो चुटकी का व्यंग है। वो चुटकी लेते लेते वो हल्की सी पिन चुभोते हैं। ये बात है कि ये पिन बहुत तीखी नहीं हो पाती। ये पिन मजा तो देती है लेकिन वो चुटकी का मजा है।
बेहतर था कि इसमें चुटकियां और तीखी होती। और जहां पर मैं एक बात मानता हूं कि अगर आप व्यंग लिख रहे हैं तो व्यंग लिखें, और हास्य लिख रहे हैं तो हास्य लिखें। और अगर आप विट युक्त एक रचना लिख रहे हैं जिसमें कि थोड़ी सी विट की भी बात हो, जिसमें थोड़ी सी आयरनी की भी बात हो, और कुल मिला के एक ऐसी चीज आ जाए कि पाठकों को मजा भी आए, और थोड़ा सा कहीं अगर विसंगति पर चोट हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। ये कई जगह पर मुकेश राठौर ने ये काम किया है। और जहां पर वो विसंगति से खेलकर उस पर चोट करते हैं वहां वो प्रभावित करते हैं, और जहां कहीं थोड़ा थोड़ा कई बार वो हल्का सा सपाट रह जाते हैं, वहां पर उनसे अपेक्षा है कि वो इस क्षेत्र में और मेहनत करेंगे। शिल्प पर उन्हें अभी थोड़ा सा काम इस रचना में और करना था, जो कि नहीं हो पाया। और हो जाता तो ये रचना और बेहतर होती, लेकिन फिर भी ये रचना, बहुत सारी रचनाएं जैसे मैं पढ़ता हूं उनसे बहुत अच्छी है। क्योंकि कुछ रचनाएं तो मैं इन दिनों देख रहा हूँ, मैं कम देख पाता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य अब भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ रचनाएं अखबारों में भी छप रही हैं, दिख भी रही हैं, फेसबुक पर उन पे लाइक कमेंट्स की भी बाढ़ है, लेकिन सब कुछ है उनमें, लेकिन उनमें शीर्षक ही व्यंग का है, व्यंग जैसी चीज नहीं है। और दूसरी बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जब आप आते हैं, जब आप ऐसे प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों को करते हुए पठनीयता को भी मेंटेन करते हैं, तो रचनाएं आगे जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रचनाएं इस 2-4 दिन के अखबारों में, पत्रिकाओं में, या फेसबुक के 2-3 दिन की पोस्टों में तक सिमट कर ना रह जाएं, आप चाहते हैं कि रचनाएं आगे याद रखी जाएं, तो आपको जहां सरोकारों पर काम करना पड़ेगा, सरोकारों को पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, जनोन्मुखता पर काम करना पड़ेगा, वहीं आपको पठनीयता के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। और वो प्रयोग जो पठनीयता को कहीं भी हानि पहुंचाते हैं, वो समझ के चलिए कि वो व्यंग को भी हानि पहुंचाते हैं। व्यंग में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी चीजें भी आ गई हैं कि जो शायद स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा विरोध नहीं हो रहा है। थोक में रचनाएं आ रही हैं, थोक में किताबें आ रही हैं, और कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि दर्जनों किताबें हैं और उन दर्जनों किताबों में दर्जन भर भी व्यंग नहीं है। तो हमें चीजों से बचने की जरूरत है। मैं मुकेश राठौर जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, आयरनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, और अपने विषय के साथ न्याय करने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा उनको शिल्प पर काम करने की और गुंजाइश है उनमें, और मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा और काम शिल्प पर करें तो उनकी रचनाएं और बेहतर हो सकेंगी। इसके साथ मैं मुकेश राठौर जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अच्छी रचना को पढ़वाने के लिए। अब वो रचना जिस पर मैं बात करना चाहता था, मित्रों, भड़काना तो सरकार का काम है, बड़ा खराब शीर्षक है रामस्वरूप जी, मतलब बहुत खराब शीर्षक है। मैं साफ बोलता हूँ, शिक्षा और साहित्य का स्वर्णकाल भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन व्यंग के शीर्षक व्यंग के ही शीर्षक होने चाहिए। मेरी मान्यता है कि अगर आप व्यंग का शीर्षक रखते हैं तो वो कौतूहलपूर्ण होना चाहिए, लगे कि इसमें क्या है, इसमें ऐसा। सपाट व्यंग का शीर्षक नहीं चलेगा। ये सीधा कह रहा है कि भड़काना तो सरकार का काम है, कि भाई सीधा सीधा हम सरकार के ऊपर मतलब कुछ लिखने जा रहे हैं, सरकार के विरोध में कुछ लिखने जा रहे हैं। नहीं नहीं, पत्ते आपने अगर शुरू में खोल दिए तो फिर फायदा क्या रहा। अभी एक मैं कहा करता हूँ, बहुत उदाहरण देता हूँ इस बात का, कि नेकी कर तालाब में डाल कहानी का शीर्षक है, लेकिन नेकी कर अखबार में डाल व्यंग का शीर्षक है। तिरकता होनी चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा कि व्यंग का शीर्षक है। खैर, ये रचना मुझे बेहद पसंद आई, रामस्वरूप दीक्षित की रचना की, भड़काना तो सरकार का काम है। ये रचना थोड़ी थोड़ी
जब पढ़ते हैं शुरू में तो थोड़ा सा लगता है कि कोई हल्की सी रचना है जो थोड़ी सी सपाट जा रही है और सीधा सीधा ये किसी जो हमारा बहुत चर्चित चेहरा है राजनीति का, जो सरकार के प्रमुख हैं, उनकी भाषण शैली को लेकर, उनके वाक्यों से उठाई गई चीजों को लेकर व्यंग पैदा करने की कोशिश है और ये हल्की फुल्की कोशिश लग रही है शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे रचना आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रचना आगे बढ़ती है तो ये रचना अपने जो अपना प्रभाव मंडल है उसको विस्तार देती जाती है। ये रचना उन सारे मुद्दों पर चोट करने की कोशिश करती है जिन पर कि आज का व्यंग्यकार लिखने से बच रहा है। मुझे सच कहता हूं कि इस व्यंग को पढ़ के मुझे बड़ी अंदरूनी सी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी बहुत नहीं लिख पा रहा हूं। वैसे भी मैं बीमारी के बाद बहुत बढ़िया मेरा हिसाब नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने कुछ लिखा जो भी छपेगा 2-4 जगह पे, तो लगा कि एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा 60 दिन से लोग पड़े हुए हैं सड़क पर, पूरा एनसीआर क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद पूरा उससे प्रभावित है। लाल किले पर जो एक पार्टी का बंदा उसका धार्मिक झंडा फहरा देता है, देश की पूरे दुनिया में बेइज्जती होती है, बहुत कुछ हो रहा है, वहां की लाइट काट दी जाती है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर व्यंग की गुंजाइशें बनती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे व्यंग्यकार अपने सॉफ्ट जोन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन विषयों पर आने की कोशिश नहीं करते। तो उन्हें मुझ समेत अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम परसाई बनना तो चाहते हैं, हमें परसाई क्यों याद आता है? हमको परसाई इसलिए याद आता है कि परसाई जिस समय पर जो कुछ भी उनके समाज का, उनके परिदृश्य की जो चीजें थी, उसकी जो समकालीन की जो परिदृश्य की विसंगतियां थी, उनका बहुत गहराई से अध्ययन करते थे और अध्ययन करने के बाद उनकी गहराई में जाकर उन पर चोट करने की कोशिश करते थे। मैं बहुत बार कहता हूं कि कई बार वो कम्युनिस्ट पार्टी का लाल चश्मा उनको कई बार चीजों को अलग ढंग से उनको छवि देता था, लेकिन उसके बावजूद वो तो कहीं 2-4 जगह, 10 जगह, 20 जगह देता था, लेकिन 99% जगह पर तो वो शोषित के साथ खड़ा नजर आता था। परसाई इसलिए याद होते हैं कि परसाई आज होते तो हम तीनों बिलों को पढ़ हम वो रचनाएं देखते जो तीनों बिलों को पढ़ने के बाद किसान की मजबूरी का कहां कहां फायदा उठ सकता था, वहां जाने के बाद कारपोरेट्स का इस मामले में क्या था, उसके साथ उसके बाद कि इस सारे प्रकरण में किसान को क्या मिलना था और किसको क्या देने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से विपक्ष अपने पत्ते खेल रहा है, इन सब को लेकर ये होता क्योंकि परसाई जी उन तीनों बिलों को पढ़ते। हम सब व्यंग्यकार अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमने से कितने लोगों ने उन बिलों को पढ़ा है। हम जब उन बिलों को पढ़ेंगे नहीं तो हम उन पर व्यंग कैसे लिखेंगे? मित्रों, हो सकता है मेरी बातें कड़वी हों, मैं भी व्यंग्यकार हूं, मुझ पर भी उतने ही दोष लगते हैं। 2 व्यंग लिखकर मैं भी किसान आंदोलन को कोई ना उतनी अच्छी तरह समझ पाया, थोड़ा बहुत जरूर मैंने पढ़े और समझने की कोशिश की कि कहां कहां कौन कौन से पत्ते खेले जा रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आज का युग वो युग है कि राजा नहीं लड़ता है, उसकी सेनाएं लड़ती हैं। इसलिए दोनों राजा, मंडी वाले भी और कारपोरेट, दोनों चुप हैं और सेनाएं लड़ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मित्रों, फिर मैं रचना पे आता हूं। रामस्वरूप दीक्षित जी ने राजनेता के भाषण की शैली के माध्यम से बात करने की कोशिश की है। बड़े अच्छे बीच बीच में पंचेस आते हैं कि किसान लोग आजकल आंदोलन की खेती करने में व्यस्त हैं। एक जगह लिखा है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के कानून का विरोध करना लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करना है। क्या पंच है! जनता द्वारा चुनी गई सरकार के कानून का विरोध करना लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करना है। ये
इतना सा वाक्य बता देता है कि रचना का टेम्परामेंट क्या है। ये रचना पूरी तरीके से कृति से बुनी गई है, और मैं बात करूं पूरी तरीके से आयरन से, और आयरन बनी जाता से बहुत सारी चीजों को और कोशिश है कि जो भी इस आंदोलन के कितनी बहुत गहरे गड़े हुए हैं उनके पास जाए, उनका तार का जो ऊपर का प्लास्टिक है उसे हटाए और उसके करंट को छू के देखे कि यहाँ पर इस करंट से फायदा किसको होना है और नुकसान किसको होना है। ये रचना कहीं आपको हो सकता है कि शिल्प के स्तर पर प्रभावित ना करे, लेकिन ये रचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रचना पूरी तरीके से सरोकार धर्मिता का उदाहरण है। यह रचना शोषित के पक्ष में लिखी गई एक रचना है। एक रचना कोशिश करती है, मैं कोशिश करती है शब्द प्रयोग कर रहा हूं, यह रचना कोशिश करती है कि अगर कोई चीज किसी के कमजोर के खिलाफ हो रही है तो ये रचना उसके हाथ में एक हल्की छड़ी बनने की कोशिश जरूर करती है, और इस कोशिश का आज के व्यंग्य साहित्य में हो जा रहा है। तो इस रचना में कुछ छोटी मोटी शिल्प की कमियां भी हैं, तो उन सबको दरकिनार करते हुए मैं अपने व्यंग्यों से अनुरोध करूंगा कि क्या कुछ रचनाएं आप अपने कंफर्ट में रहें, अपने जोन में रहें, इनकम से कुछ रचनाएं तो ऐसी लिखें कि जो आगे भी याद की जा सकें। हम अपने समय नार करके आगे नहीं बढ़ सकते। जहां आप बड़ी रचनाएं आप देंगे, जो वो रचनाएं देंगे जो कालजयी रचनाएं होंगी, वो रचनाएं देंगे परसाई शरद जोशी की तरह की जो आने वाले समय तक, आने वाले 100 सालों चलेंगी, तो उन चीजों को भी हमको करना होगा जो रचनाएं, जो चीजें हमारे समाज में घट रही हैं। अगर हम व्यंगकार हैं, हमारे पास दृष्टि है, हमारे पास सोच है, हमारे पास बात है कि हमारे विसंगति को पकड़ने की है, विसंगति की गहराई जाने की समझ है। अगर हमारे पास समझ होगी तो हमारे पास हर काम है आएंगी। मेरा ख्याल है मेरा समय हो चुका, मैं 10-12 मिनट बोलता हूँ। दोनों हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, धन्यवाद सुभाष चंद्र जी। आपने दोनों रचनाओं पे बहुत विस्तार से बातचीत की और उनके बहुत कमियों की बातचीत की, और एक अच्छी रचना का शिल्प भी नहीं है किंतु वो महत्वपूर्ण माने एक अद्भुत बात है, क्योंकि हमें शिल्प से ज्यादा जो कथ्य है, जो दृष्टि है व्यंग्य के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। पिछली मुकेश राठौर की जो रचना थी, मुकेश राठौर की रचना पर शिक्षा और साहित्य पर जो स्वर्णकाल है, अरे क्या उसको हम स्वर्णकाल मारेंगे? मतलब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है और आप क्या लिख रहे हैं? स्वर्णकाल। मतलब वो रचना जिस समय मजबूरन एक शिक्षक घर में बैठा हुआ है और एक साहित्यकार जिसको दुनिया से पूरा कट गया है और वो उसकी दृष्टि बदल गई है, तो वो उसको स्वर्णकाल मान रहे हैं। हमें स्वर्णकाल एक अच्छे समय की बात होती है। स्वर्णकाल हम उसको कहते हैं जो हमारा एक अच्छा समय बीता है। किंतु यही सुभाष चंद्र जी बोलते हैं कि हमें दृष्टि पर नजर रखना पड़ेगी। हमारे सरोकार क्या है? सरोकार हम एक शोषक के पक्ष में जा रहे हैं कि हम शोषित के पक्ष में जा रहे हैं? तो ये सरोकार और दृष्टि बहुत जरूरी चीज है। इसी के साथ आज हमारे दूसरे वक्ता श्री सुधीर कुमार चौधरी जी बहुत अच्छे व्यंग्य लिखते हैं, उनकी आलोचक दृष्टि है, उसको उनको हमने सम्मान के साथ
दो रचनाएं दी थी। एक रचना है अभिषेक अवस्थी। अभिषेक अवस्थी उस देश का नया चर्चा भवन, उनकी रचना है। अभिषेक अवस्थी बहुत उभरते हुए व्यंगकार है। उनकी रचनाओं ने सबको आकर्षित किया, वो प्रभावित कर रहे हैं। और कहीं ना हमने भी अपने विमर्श में एक दो बार उनकी रचनाओं पर चर्चा संकेत रूप में, उदाहरण के रूप में की है। और दूसरे मित्र एक अच्छे व्यंगकार, बहुत सक्रिय, बड़ी तीव्रता से लिख रहे हैं और उनकी नजर पैनी है। वो जीवन में जो समाज में जीवन की जो कमजोरियां, उनको बड़ी बारीकी से पकड़ रहे हैं। श्री राजशेखर चौबे जी की रचना हायरी पब्लिक। मैं श्री चौधरी जी से आग्रह करता हूँ इन रचनाओं पे अपनी बात रखें। श्री सुधीर कुमार चौधरी जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय सुभाष चंद्र जी की प्रेरक टिप्पणी ने हमें सभी को समृद्ध किया वैचारिक रूप से। मुझे दो रचनाएं दी गई हैं जिस पर मेरे को टिप्पणी करना है। पहली रचना शीर्षक है हायरी पब्लिक, राजशेखर चौबे जी की रचना है। राजशेखर चौबे जी काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार उनकी रचनाएं पढ़ने में आती रहती हैं। इस रचना पे मैं अपनी बातचीत, पहले इस रचना की पृष्ठभूमि क्यों लिखी गई होगी ये रचना, उस बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि इस रचना में जिस भारतीय चैनल का उल्लेख और चैनल के प्रमुख एडिटर इन चीफ का जो उल्लेख किया गया है, वो काफ़ी चर्चाओं और विवादों में वो चैनल रही है। और ये खबर रही कि उस चैनल के एडिटर इन चीफ जो है, उनको जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी खबर 3 दिन पहले से थी और उस संबंध के कुछ व्हाट्सएप रिकॉर्ड चर्चाओं में, मीडिया में आए। ये भी दावा किया गया कि जो धारा 370 हटाई जाना थी उसकी भी जानकारी उन्हें 3 दिन पहले से थी। ये भी आरोप लगे कि उन्होंने टीआरपी में हेरफेर कर और चैनल का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की। ये भी कहा गया कि वो चैनल सत्ता के काफ़ी करीब है और उनकी जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो अपने अलग तरह की अवधारणा है, वो अपने अलावा किसी को राष्ट्रवादी नहीं मानते। बहरहाल इसके साथ एक और घटनाक्रम हुआ कि जो विश्व का सबसे पुराना जो प्रजातंत्र लोकतंत्र है अमेरिका, वहाँ ट्रंप के जाने के पहले की जो घटनाएं हुई और उसकी भी चर्चा काफ़ी रही मीडिया में और सारी दुनिया भर में रही। तो लेखक ने इन दोनों घटनाओं पर जो कि काफ़ी ज्वलंत मुद्दे थे, अपने व्यंग बाण चलाने की चेष्टा की है। और कहीं जो पैनापन अपेक्षित था, ऐसे जो राजशेखर जी जिस श्रेणी के, जिस कद के रचनाकार हैं, इस रचना में उतना पैनापन मुझे अनुभव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये रचना सपाट बयानी की एक रिपोर्टिंग नुमा रचना अधिक प्रतीत हुई, ऐसा मेरा विनम्र मत है। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि समाचार पत्रों में जो स्तंभ होते हैं व्यंग के, उसकी एक अपनी शब्द सीमा होती है और 400 से 500 शब्दों के बीच में हमें वो रचना में सारे मुद्दे समाहित करना पड़ते हैं। तो उसमें इस बात से हमें बचना चाहिए, ऐसा मेरा मत है कि जो वाक्य अनावश्यक हो, जो वाक्य सीधे सीधे व्यंग नहीं हो, जो वाक्य केवल समाचार नुमा हो, ऐसे वाक्यों से, या निबंध नुमा वाक्य हो जिसमें से बहुत ज्यादा संगत हो रचना के साथ, थोड़ा सा विसंगति दिखती है रचना से, कुछ अलग हट के लगे, वो वाक्य अनावश्यक लगे, उसे वाक्यों को रचना में समाहित करने से हमें बचना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र मत है। जैसे कि इस रचना में मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने प्रारंभ में, रचना के प्रारंभिक पैराग्राफ में लिखा कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, या इंग्लैंड में लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है, अमेरिका और भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। हालांकि ये ठीक है कि अमेरिका और भारत में गणतंत्र लोकतंत्र थोड़ा सा इस संदर्भ से जुड़ी रचना है, तो ये माना जा सकता है। पर बहुत सारी जो प्रारंभिक पैरा को पढ़ने पे ऐसा लगा कि निबंध नुमा या अकादमिक रचना है, व्यंग का उसमें पुट मुझे अनुभव नहीं हुआ।
उन्होंने लेखक आगे लिखते हैं कि अमेरिका में रिपब्लिकन और हमारे रिपब्लिकन टीवी में काफी समानता है और दोनों का ये मानना है कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। ये जो पंच है वो ये रचना की आत्मा है और इसी पंच के इर्द गिर्द रचना का ताना बाना बुना गया है। तो ये पंच और ये जो तुलना की है दोनों की, रिपब्लिकन अमेरिका के रिपब्लिकन जो घटनाक्रम हुआ रिपब्लिकन पार्टी का और यहाँ की जो रिपब्लिक चैनल है, वो दोनों में जो तुलना है ये एक अनूठापन है और यही एक रचना की विशेषता है। एक बहुत पुराने गाने का रचनाकार ने उल्लेख किया कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इससे सब इसका भी पंच के रूप में इस गाने का उपयोग किया गया, तो ये भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि ये एक अच्छा प्रयोग किया पुराने गाने को इस यहाँ पे लाकर। पर रचना में कहीं कहीं भटकाव भी प्रतीत होता है कि रचना कहीं अचानक किसान आंदोलन के जो नेता है उनसे जुड़ जाती है और वो टीआरपी किंग कि दोनों की तुलना बेमानी है वगैरह वगैरह, ये रचना में इसका उल्लेख आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का यहाँ सीधा सीधा कोई संबंध नहीं था। तो चूंकि हमारी शब्द सीमा सीमित है और उसमें इस प्रकार के अगर अनावश्यक विस्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं रचना में भटकाव पैदा हो जाता है और वो अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाती है। उन्होंने लिखा है कि जो उसके मीडिया प्रमुख है उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, उन्हें कोई सुनता नहीं है और वगैरह वगैरह, अगर कोई सुनता है तो उस पर कोई पालन ध्यान नहीं देता। तो ये कुछ एक अतिरंजित स्थिति मुझे लगती है, क्योंकि वो जो चैनल है उसका अपना एक दर्शक वर्ग है, वो काफी चर्चित भी रही और बड़ी संख्या में लोग उसको देखते हैं। तो जब हम रचनाकार के रूप में हमें पूर्वग्रहित नहीं होना चाहिए, एक पक्षीय मानसिकता नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों की चुटकियां लेना व्यंग का उद्देश्य है। फिर जो दूसरा पहलू है उस पर भी चुटकी ली जानी चाहिए, क्योंकि ये भी सही है कि जब हम पड़ताल करते हैं और हम अभी मीडिया में लगातार खबर पढ़ते भी रहे कि उन्हें उन पे झूठे मुकदमे भी दायर किए गए, एफआईआर दायर हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो ये सब मुद्दे इस रचना में नहीं लिए गए। एक पक्षी दृष्टि रखी गई कि केवल उस चैनल को की आलोचना करने की दृष्टि रखी गई। तो जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो अनावश्यक कार्रवाई थी, अगर उसका भी इसमें उल्लेख होता तो रचना में और पैनापन आ सकता था। अभी सुभाष चंद्र जी ने भी कहा और मेरा भी ये मानना है कि रचनाकार को सापेक्ष नहीं होना चाहिए, किसी एक खेमे की तरफ खड़ा होकर या किसी एक मानसिकता या किसी वैचारिक धारणा का अनुकरण न करते हुए उसे एक विहंगम दृष्टि डालना चाहिए। अगर दोनों तरफ अगर विसंगति है तो दोनों तरफ की विसंगतियों का उल्लेख करना चाहिए। अगर किसी की हम मजाक भी उड़ा रहे हैं, पर अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, कहीं अत्याचार हुआ है, तो उसको भी सामने लाया जाना चाहिए। तभी इस रचना में समग्रता आती है और एक अपेक्षित पैनापन आता है। अभी सुभाष चंद्र जी ने बोला था कि रचना का शीर्षक ही व्यंग का होना चाहिए, तो यहाँ इस रचना की खूबी जरूर है कि इसका शीर्षक हाय रिपब्लिक, ये अपने आप में रचना जो व्यंगात्मकता है उसके बारे में काफी कुछ कहता है। तो शीर्षक की दृष्टि से रचना का शीर्षक प्रभावी है, पर रचना का जो अंत हुआ है वो अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाया है और उससे बेहतर ये अंत हो सकता था, क्योंकि राजशेखर जी की कहीं इससे बेहतर रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ उनसे अपेक्षा कुछ ज्यादा थी। पर बहरहाल एक ज्वलंत मुद्दे पे उन्होंने एक अपनी कलम चलाई और एक जो दोनों की जो तुलना की उसमें तो अनूठापन है, मुद्दे में तो अनूठापन है। और इस प्रयास के लिए राजशेखर जी बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं उनकी रचना क्रम निरंतर जारी रहे और भी अच्छी रचनाएं हमें पढ़ने में मिलती रहे, ये शुभकामनाएं। दूसरी रचना है अभिषेक अवस्थी जी की, युवा व्यंगकार है और काफी अच्छा लिख रहे हैं। उनकी इस रचना का शीर्षक है उस देश का नया चर्चा भवन। इसकी पृष्ठभूमि में रचना जो लिखी गई उसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा
कि हाल ही में हमारे यहाँ नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ, और जब ये शिलान्यास हुआ तो इसके साथ ही साथ उसमें कई विवादों का भी जन्म हुआ। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें नाराजगी जाहिर की कि इस प्रोजेक्ट को जिस प्रकार से अप्रूवल दिया गया और उसमें कई नियमों का अनदेखा किया गया, तो उसमें कुछ नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाहिर की गई। ये कहा गया कि इस प्रोजेक्ट पर 971 रुपये खर्च होंगे। तो इस कोरोना काल में, इस विकट अर्थव्यवस्था में, विपरीत अर्थव्यवस्था में इतना खर्च करने की आवश्यकता क्यों है, जबकि एक संसद भवन हमारे पास पहले से ही है और जिससे हमारा काम चल रहा है। ये भी पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने की बात हुई कि उसमें करीब 1000 पेड़ ये संसद भवन नया जो बनेगा उसमें काटे जाएंगे, तो पर्यावरण का भी नुकसान होगा। और वो जो एरिया है उसमें भी जिस प्रकार से कोई निर्माण नहीं होना चाहिए था और ये निर्माण किया जा रहा, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें विवाद हुए। तो इन सब विवादों के इर्द गिर्द ये रचना बड़ी मुखरता से अपनी बात कहती है। लेखक ने एक लेखकीय परिपक्वता का परिचय देते हुए सीधे सीधे कोई बात अभिधा में कहने के बजाय प्रतीकों के माध्यम से ये बात की। लेखक ने कहा कि ये अनोखा देश है, वहाँ चर्चा भवन का निर्माण हो रहा है। तो ये सीधे सीधे लेखक ने ये बात नहीं कही और पहले प्रतीक के माध्यम से सफलतापूर्वक उन्होंने ये अपनी बात कही और एक प्रभाव छोड़ा, पाठकों पर एक प्रभाव भी छोड़ता है। वो कहते हैं कि चुप रहने वालों के अनोखे देश में प्रश्न करने वाला महामूर्ख ही होता है। ये इस रचना की आत्मा है। ये पंच के बहुत सरल सीधे शब्दों में उन्होंने वर्तमान स्थिति का बयान कर दिया है कि चुप रहने वालों के अनोखे देश में प्रश्न करने वाला महामूर्ख ही होता है। तो ये बेहतर बहुत अच्छा पंच था और ये प्रभाव छोड़ता है। इसके अतिरिक्त भी कई इसमें प्रभावी पंच देखने को मिलते हैं कि कट्टरता की खाद, कुंडई की यूरिया और लोक का जल। ये भी एक जगह उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी के गर्भ से भविष्य के कई नेता पैदा होंगे जिनके लिए बड़े सभागृह, चर्चागृह की जरूरत होगी, चर्चा भवन की जरूरत होगी। एक जगह वो लिखते हैं कि हमारे नीति निर्माता इस बड़े भवन में अब योजनाएं बनाएंगे, हम सब योजनाएं ही तो खाते हैं, पीते हैं और ओढ़ते हैं। तो वर्तमान जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है उस पे अच्छी चुटकियां इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों से सरल भाषा में ली हैं और वो काफी करारी चोट करते हैं, काफी प्रभावी हैं। ये बड़े भवन में बैठकर बड़े फैसले लिए जाएंगे, बड़ी बहस होगी, मारपीट भी बड़ी हुआ करेगी। रिसोर्ट की राजनीति पे भी उन्होंने प्रभाव अपना कहीं ना कहीं प्रहार किया है कि रिसोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा भवन होगा तो इस बड़े भवन में कहीं रिसोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सारे काम खरीद बिक्री के यहाँ हो जाएंगे, ऐसा उनका गुणार्थ है। भूख, गरीबी, अन्याय, अत्याचार आदि को नजरअंदाज कर जनप्रतिनिधियों को विलासितापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने की जो मानसिकता है उस पर भी लेखक ने प्रहार किया है कि इतना भव्य जो है विलासितापूर्ण जो हम भवन बनाने जा रहे हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधियों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, एक और हमारी जो जनता है वो रोजी रोटी के लिए तरस रही है और बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, भुखमरी का मुद्दा है, अभावों का मुद्दा है, उसको दरकिनार करते हुए ये मुद्दे इतने व्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को सुविधाएं मिले। तो कुल मिला के इस भावना को मुखरित करती है यह रचना। कुछ कमियां जरूर इस रचना पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि इस नए चर्चा भवन पे हजारों करोड़ खर्च होंगे, जबकि इस संसद भवन में जो प्रस्तावित व्यय है 971 करोड़ है, हजारों करोड़ नहीं है। तो एक थोड़ा सा तथ्यात्मक त्रुटि है। दूसरा, उन्होंने पहली लाइन ही शुरू की है कि एक दुनिया के कोने पे एक छोटा सा देश है। अब वो चूंकि प्रतीक रूप में भारत की ही बात कर रहे हैं, तो भारत को एक छोटा सा देश कहना थोड़ा सा असंगतिपूर्ण लगता है, तो इस ओर ध्यान दिया जा सकता है। और राजनीति के जो अपराधीकरण हो रहा है उस पे टच करने की पर्याप्त गुंजाइश इस विषय में, इस रचना में थी, जिसका पूरा उपयोग लेखक ने नहीं किया।
अपराधीकरण के मामले में अच्छा तंज किया जा सकता था कि जो अपराधी है उनको सुविधाएं हम बड़े भवन में बैठा के देंगे। तो इस बारे में लेखक अपनी बात और अधिक मुखरता से कह सकते थे। बहरहाल कुल मिला के एक ये प्रभावी रचना है और लेखक अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहे और आखिरी में जो जोक के शेर जो का उपयोग उन्होंने किया है वो इस रचना की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाते हैं और काफी उम्मीदें हैं। और ये अभिषेक अवस्थी जी की जो कलम है वो व्यंग को भविष्य में और समृद्ध करेगी। ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी जी, आपने दोनों रचनाओं के दोनों पक्ष, अच्छे और बुरे पक्ष पर बातचीत की और काफी अंदर जाके बातचीत की कि जैसे अभिषेक अवस्थी की रचना पे आपने बोला कि इसमें बहुत स्कोप थे, बहुत की राजनीति के अपराधीकरण पर बातचीत होना चाहिए था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भवन से बनने से बेहतर। और एक बात तो और है कि कोई एक पॉइंट ऐसा जब सामने आ जाता है तो सब लोगों को आकर्षित करता है। मैंने भी नोट करके रखा था कि चुप रहने वालों को लोग महामूर्ख कहते हैं इसी बात में। तो ये एक अद्भुत, तो यही एक अच्छे लेखक की पहचान है। और इसी के साथ राजशेखर चौबे जी की रचनाओं पर भी इन्होंने काफी विस्तार से बातचीत की। उनकी कुछ अनावश्यक शब्दों पर भी उन्होंने अपने संकेत दिए और जिससे कि लगता है कि हमें रचना को मुकम्मल बनाने के लिए काफी जरूरत है, उस पर काफी काम करना चाहिए। और इसी के साथ अब मैं हमारे समूह के ही श्री बुलाकी शर्मा जी बीकानेर से रहते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। वे स्तंभ भी लिखते हैं और विमर्श भी करते हैं। उनके साथ उनको हमने जो रचना दी थी संतोष त्रिवेदी की एक रचना है, इस मौसम में स्नान का साहस। और दूसरी रचना है जो वरिष्ठ व्यंगकार है, काफी चर्चित है, गोपाल चतुर्वेदी की, उनकी रचना तेरे इस हट का मैं क्या करूं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ श्री बुलाकी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें इन दोनों रचनाओं पर। नमस्कार सैनी साहब, आज जो नवाचार किया है व्यंग धारा ने, इसके लिए मैं सबसे पहले तो व्यंग धारा परिवार को बधाई देता हूं। और मुझे दो रचनाएं पढ़ने के लिए और उस पर बात करने के लिए दी गई है। पहली है संतोष त्रिवेदी जी की इस मौसम में स्नान का साहस। यह रचना मुझे हास्य प्रधान ज्यादा लगी। इसमें विशेष लगता है कि मौसम में, इस सर्दी के मौसम में स्नान करने से किस तरीके से घबराहट सी होती है, उसको लेकर इन्होंने बहुत सुंदर पहले शुरुआत की है। और शुरुआत करते करते जब ये पात्र मैं हैं वो इसमें जुटा रहते हैं, रजाई में दुबके रहते हैं, पत्नी कहती रहती है कि आपको तो अब स्नान करना है। और जब पत्नी की बार बार हिदायत होती है तो वो रजाई छोड़ते हैं, फर्श पे आते हैं। तो फर्श पे आते ऐसा लगता है जैसे अंगद के पैर की तरह पैर जम जाते हैं ठंडक में। और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, थोड़ी संजीवनी ग्रहण करते हुए स्नान घर में जाते हैं। तो ये सारा कुछ वर्णन एक सर्दी से बचते हुए कैसे नहीं नहाया जाए, उसको लेके इन्होंने त्रिवेदी जी ने व्यक्त किया है। और बाद में व्यंग मुझे उसमें तब नजर आता है जब नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आते हैं। तो बाथरूम से बाहर आके तब ये लिखते हैं, बाथरूम में मेरे नहाने के सारे साक्ष्य मौजूद हो गए, अच्छे दिनों के तौलिए में लिपटकर मैं बाहर आ गया। यहाँ पे एक अच्छा तंज किया है कि केवल सबूत होने चाहिए, चाहे अच्छे दिन आए ना आए, उसका प्रचार होना चाहिए। तो इसमें जो कथा नायक है वो बाथरूम में जाता है, स्नान भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन बाहर इस हिसाब से निकलता है जैसे कि उसने अच्छी तरह से स्नान कर लिया है। और यूं करके बाद में फिर बीच में ये कहते हैं कि जब इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच भी क्या स्नान करना कोई ज्यादा बड़ी बात है क्या? उससे जगह किसी दूसरी समस्याओं की तरफ तो लोगों की फिक्र नहीं है, परिवार वालों की फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे स्नान की फिक्र है।
तो यूं थोड़ा सा इसमें ये लिंक इन्होंने ऐसा इस हिसाब से बताना चाहे कि ये मौसम के साथ भी समस्याओं की बात की जा सकती है। और बीच में एक छोटी सी फिर चुटकी ले ली है कि एक पार्टी ने तो ठंड के प्रकोप से बचने के लिए अपने अध्यक्ष का चुनाव गर्मियों तक स्थगित कर दिया है, तो फिर मेरा स्नान भी स्थगित क्यों नहीं किया जा सकता। तो इस रचना को पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि एक शुद्ध हास्य रचना है और बीच बीच में कहीं 2-3 व्यंग के छींटे से पड़े हैं। मुझे पूरी ये व्यंग रचना ऐसी नहीं लगी। अगर इसके अंदर जैसे कि एक पार्टी ने ठंड के प्रकोप से अध्यक्ष के चुनाव स्थगित कर दिए, वैसे और भी बहुत कुछ स्थगन हुआ है, तो वहां पर लेखक उन चीजों को भी ले सकता था और कह सकता था कि ठंड के बहाने वो बहुत कुछ बातें ऐसी कह सकते थे जो ठंडे बस्ते में पड़ी है, तो वे बातें उसमें नहीं आके मुझे यह रचना संतोष त्रिवेदी जी की एक बहुत ही आनंद देने वाली हास्य प्रधान रचना लगी। इसमें व्यंग के बहुत ही कम छींटे मुझे नजर आए। जैसे एक पंक्ति जरूर कह सकते हैं कि जैसे अपन दोहरा चरित्र होता है उसको लेके कहते हैं कि अगर कोई दूसरा बहाना होता, घर नहीं होता बाहर होता, तो बाहर होता तो मैं जल संरक्षण का गर्म बयान देकर निकल देता। बिना स्नान किए भी अपन जो कहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन बयान दे लेते हैं। उसको लेकर संतोष त्रिवेदी जी ने अपनी सी बात कही है। तो संतोष त्रिवेदी जी ने सर्दी के मौसम में नहाने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए संतोष जी को मैं बधाई देता हूँ। दूसरी रचना जो मुझे दी गई है, तेरे इस हटका में क्या करूं। आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी को मैं पढ़ता रहा हूं, उनसे प्रेरित भी होता रहा हूं। वो हमारे व्यंग के बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं और उनके जो दूसरे व्यंग पढ़ रखे हैं मैंने, उनका आकार हमेशा बड़ा रहता आया है। लेकिन जब जैसा अभी सुधीर जी ने भी कहा था कि जब अपने शब्द सीमा हो जाती है तो शब्द सीमा के अंदर बहुत कुछ चीजें कम लिखी जाती है। जहां मुझे गोपाल चतुर्वेदी जी के विस्तृत व्यंग पढ़ने को में आनंद आया था, वैसे उसमें लगता है कि मुझे उस हिसाब से ये बहुत ही आकार में छोटा व्यंग लगा। लेकिन इनके जो लिखने का अंदाज है, इनका शिल्प है, उसे तो हम सभी प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित रहा हूं। और इस छोटे से व्यंग में भी उन्होंने अच्छे तंज किए हैं। जैसे कि खाने पीने के लाले पड़े हैं, सरकार का हट है कि सब कुछ सामान्य है। कि सरकार सब स्थितियों में सबको सामान्य मानती है। और आगे तंज और देखिए, शासकीय दल ऐसे ही जमाखोर व्यापारियों के आर्थिक योगदान में सत्ता में आया है, उन्हें भी कमाई का अवसर देना उनका पावन कर्तव्य है। तो ये गोपाल चतुर्वेदी जी की विशेषता है कि एक एक पंक्ति के अंदर बहुत गहरी बात कह देते हैं। और ये हठ धर्मिता भी सरकार की कब रहती है, कब हठ धर्मिता से दूर हो जाती है, कब जनता की सुनवाई करती है, उसके बारे में भी। जब चारों तरफ मूल्य वृद्धि होती है, जनता त्राहिमाम करती है, तब कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव आते ही सब उनको लगने लगता है कि मूल्य वृद्धि होगी, उसको रोकने की घोषणा करती है। अब मुझे बड़ी विनम्रता से कहना है कि जब हट की काफी बातें इसमें कही गई है, लेकिन तात्कालिक घटना और बातें तो एक सामान्य रूप से कही गई है, चाहे मूल्य वृद्धि की बात हो चाहे दूसरी हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक तंज जैसे संयोग की बात है कि संतोष त्रिवेदी जी वाले में भी एक दल विशेष की बात थी कि उसके मुखिया का चुनाव अभी ठंड के बहाने से नहीं किया जा रहा है। वैसे ही इसके अंदर भी एक बात कही गई है कि एक परिवार का हट है कि प्रजातंत्र के प्रमुख पद पर उसी का पुश्तैनी एकाधिकार है। तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब किसानों की बात की हट की बात कही है, वहां भी एक इसमें लिखा गया है कि एक अन्य हट ट्रैक्टरधारी किसानों का है, बिना किसी गुणवत्ता या खामी के चर्चा इन्हें वापस लो, इनका हट है। इस चुप्पी में कहीं निराश निहित स्वार्थों की प्रेरणा तो नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब किसानों के हट की बात इसमें आई है तो सरकार की हट की बात इसमें क्यों नहीं आई। हम जानते हैं कि राज सत्ता की हट की लाठी की मार से बड़े बड़े हट ठंडे पड़ जाते हैं। और जब गोपाल चतुर्वेदी जी जैसे वरिष्ठ रचनाकार
वरिष्ठ व्यंग्यकार जब किसानों के आंदोलन को लेके भी संशय पैदा करते हैं तो मुझे कम से कम अच्छा नहीं लगा। जैसे कि सुभाष जी ने भी कहा था कि सेफ जोन में हम चल के लिखते हैं, तो क्या हम अपेक्षा करेंगे गोपाल चतुर्वेदी जैसे रचनाकार भी अगर इस तरीके से सरकार के मामले में चुप्पी रख के और किसानों के पक्ष में जब बात कहते हैं तो कम से कम उनके बाद की पीढ़ी का मेरे जैसे रचनाकार को सोचना पड़ता है कि फिर हम अग्रज पीढ़ी से हमें प्रेरणा कैसे मिलेगी। मुझे अवसर दिया, मैं पाठक हूँ, मैं सुभाष जी की तरह आलोचक नहीं हूँ। जो मेरे पढ़ते हुए जो फीलिंग हुई मैंने रखी। सभी मित्रों का आभार और विशेष रमेश सैनी साहब का पुनः आभार कि मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपने दो बात बड़ी महत्वपूर्ण की। गोपाल चतुर्वेदी जी जैसा लेखक कन्फर्ट जोन में जाकर लिख रहा है, किसानों के हट के कि उनको हट नहीं करना चाहिए और सरकार के हट को कहीं ना कहीं स्वीकार्यता दे रहे। मेरा एक अभी एक नेता का एक लेख मैंने अभी पढ़ा था, आज या कल पढ़ा था कि एक साधारण आदमी कहता है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो नेता कहता है कहाँ महंगाई, कुछ नहीं महंगाई है। और उसके बाद जब संसद से सब्सिडी, खाने की कैंटीन से सब्सिडी हट गई है, तब वो नेता कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे थे, महंगाई बढ़ गई है। तो क्या मतलब इस टाइप के चरित्र हमें समाज में दिख रहे हैं और हमें कंफर्ट जोन से कम व्यंग्यकार को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और क्योंकि जो पीढ़ी है, चाहे हमारी पीढ़ी हो, हमसे बड़ी चतुर्वेदी जी पीढ़ी है, उसको तो एक अच्छा उदाहरण देकर ही रहना पड़ेगा। कम लिखें, ज्यादा लिखें, किंतु एक अच्छा लिखें। और बैंक की जो सरोकार का पक्ष है उसको ध्यान में रखा लिखा जाना चाहिए। और इसी के साथ आज के अंतिम वक्ता विनोद साहु जी जो दुर्ग में रहते हैं और उनकी दृष्टि व्यंग्य पर काफी प्यारी रहती है और बड़े बेबाकी से बात करते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। उनको हमने जो रचना दी थी बीकानेर से डॉक्टर अजय जोशी की रचना मंगू का आइडिया और एक दूसरी रचना वेद प्रकाश भरद्वाज का बजट का हलवा, मैं आमंत्रित करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि साहू जी इन रचनाओं पर विस्तार से अपनी बात करें। विनोद साहू जी। रमेश तिवारी जी, और आपका ये जो व्यंग्य धारा का जो सतत आयोजन चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने यदा कदा मुझे भी जोड़ने की कोशिश की है, आपके इस आयोजन से ये तो स्पष्ट हुआ है कि व्यंग्य लेखन करने वालों की न केवल संख्या बढ़ी है बल्कि सार्थक लेखन में भी हस्तक्षेप बढ़ा है और व्यंग्य के बहाने लोगों की समीक्षा दृष्टि में भी एक बदलाव आया है और रचनाओं के बारे में लोग सोच रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। ये वातावरण क्रमशः वेबिनार जैसे आयोजनों के माध्यम से बन रहा है और टेक्निकली वेबिनार को भी हम पहले से रिच पा रहे हैं कि उनका भी प्रेजेंटेशन जो है पहले की तुलना में काफ़ी क्लैरिटी से भरा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात साहित्यिक आयोजन और विचारों को लेकर हो रही है और आप लोग चूंकि संयोजक हैं इसलिए आप लोग इसके बधाई के पात्र हैं, जो इस तरह से व्यंग्य लेखन में एक हौसले को आप सलाम कर रहे हैं। इस तरह का आयोजन से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यंग्य में स्थितियां उतनी अंधकारमय नहीं है जितना कि हम सोचा करते थे और तमाम देश में हिंदी भाषी राज्यों में व्यंग्य अच्छे लिखे जा रहे हैं और उनकी अपनी प्रस्तुतियां आ रही हैं। दरअसल एक जमाना वो था जिसमें धर्मयुग और हिंदुस्तान और कादम्बनी और नवनीत जैसी सब मेन स्ट्रीम की पत्रिकाएं होती थी
मुख्य धारा की पत्रिकाएं जो पूरे देश में जाया करती थी, तो उस पर लिखने वाला लेखक जो है बहुत जल्दी स्थापित हो जाता था। उस तरह के प्रकाशन में अब कमी आ गई है, क्योंकि जिन पत्रिकाओं के मैंने नाम लिए हैं वो पत्रिकाएं तो लगभग बंद हो चुकी हैं या चल भी रही हैं, तो उन स्थितियों में नहीं है जो आज से 30 साल और 40 साल पहले हुआ करती थी परसाई के युग में। तो ये एक बड़ा कारण है, जिसमें ऐसी कोई पत्रिका नहीं है, या हैं तो बहुत गिनी चुनी पत्रिकाएं हैं, तो उन पत्रिकाओं की संख्या कम है, इसलिए लेखकों की स्थापना भी हमको कम दिखाई देती है। तो ये बहुत अच्छा है कि इन आयोजनों में हम रचनाकारों पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भले ही हम एक लेखक की एक रचना पर बातें करें, पर इस बहाने एक रास्ता तो निकलता है और लोग देखते हैं, सुनते हैं और उस तरह से संस्कारित होते हैं और प्रेरित होते हैं। मुझे जिन 2 लेखकों की रचनाएं दी गई हैं, उनमें पहली रचना डॉक्टर अजय जोशी की है, जिनका परिचय रमेश सैनी जी ने दे दिया है। और डॉक्टर अजय जोशी की यह रचना अखबार में छपी है, हास्य व्यंग तरंग, शायद उनका अपना निजी स्तंभ हो, या फिर अखबार इस तरह के स्तंभ चलाते हैं जिसमें हर रोज अलग अलग लेखकों को वो अवसर दिया करते हैं। तो इस तरह के स्तंभ में व्यंग के साथ स्तंभ का बड़ा एक गहरा साथ रहा है, और अखबारों के स्तंभों ने किस तरह से व्यंग को स्थापना दी है, इसका एक बहुत मजबूत इतिहास है जिसको आप सब जानते हैं। और इस पर मेरा ख्याल है इस पर एक लंबी 3 घंटों की चर्चा रमेश तिवारी जी ने, सैनी जी ने व्यंग स्तंभों को लेकर, दैनिक अखबारों के स्तंभों को लेकर और व्यंग की स्थापना को लेकर चर्चा करवाई थी, जिसमें मेरा एक लंबा वक्तव्य उन्होंने रखा था। तो ये दैनिक अखबार और उसके स्तंभ, जिनके माध्यम से ये तमाम जिन रचनाओं को आप लोगों ने यहाँ पर चर्चा की, वो किसी न किसी अखबार में प्रकाशित है, क्योंकि अब उस तरह की पत्रिकाएं तो कम हैं, लेकिन अखबारों की संख्या कम नहीं है, और हमारे आसपास काफी अखबार हैं और जिसमें लोग लिख रहे हैं और लिख कर छप रहे हैं और सोशल मीडिया में उसको अपलोड कर रहे हैं, जिससे उनके पाठकों की संख्या भी कोई कम नहीं कही जा सकती। तो ये अजय जोशी की ये जो रचना मंगू का आइडिया, हमारे सामने ये रचना आती है। मंगू मेरे ख्याल से, क्योंकि वो राजस्थान में है इसलिए मंगू बोलते होंगे, मैं छत्तीसगढ़ में हूं तो छत्तीसगढ़ी में मंगू नहीं होता लेकिन मंगतू होता है, और भाव वही है, मांगने वाले को शायद कहा जाता है, तो मंगतू होता है, बल्कि और स्त्रीलिंग उसकी जो होती है वो मंगतिन होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे मंगतू, जिसको हिंदी या राजस्थान में शायद मंगू कहा जाता है, वो मंगू का आइडिया, मंगू एक जनता का व्यक्ति है और उसके साथ उसके जनप्रतिनिधि की बातचीत होती है। ये एक परंपरागत शैली है व्यंग लेखन की, जिसमें खासकर अखबारों में जो स्तंभ राइटिंग करते हैं तो वो इस शैली को ज्यादा उपयोग करते हैं, जिसमें एक लेखक स्वयं होता है और एक दूसरा कोई चरित्र खड़ा करता है, या फिर लेखक कोई 2 चरित्र ऐसे स्थापित कर दिए रहता है जिनको निरंतर वो अपने हर रचना में उपयोग में लाता है, उन दोनों चरित्रों को लाता है और उनके बीच वो बातचीत कराता है। तो ये बड़ी परंपरागत शैली है और उस बातचीत के भीतर ही कंटेंट्स होते हैं और उससे वो रचना विस्तार पाती है। गहन शैली, एक बातचीत शैली। लतीफ घोंघी एक हमारे पुरोधा व्यंगकार हुए, उनको महारत हासिल थी इस तरह की के लेखन में। अगर जो लोग स्तंभ लेखन करते हैं, क्योंकि लतीफ घोंघी का पूरा लेखन स्तंभ का ही लेखन था, उनकी जो 35-40 किताबें आई वो लगभग स्तंभों की ही, लगभग 90% रचनाएं जो हैं उनकी अखबारों में और स्तंभों में छपी थी और उसी से वो देशव्यापी हो गए थे और उसी से वे एक व्यंग की ऊंचाई को पाने वाले लेखक हो गए थे। इस तरह की शैली का जो लोग अनुसरण करते हैं उनको लतीफ घोंघी को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से लतीफ घोंघी एक चरित्र खड़ा करते थे
और उसमें व्यंग को पैदा किया करते थे और समकालीन घटनाक्रम पर विस्तार से अपनी बातें किया करते थे। वो बहुत रोचक होती थी और चूंकि अखबारों के लिए लिखा करते थे इसलिए उनका एक साइज जो है तय होता था। तो ये लतीफ घोंघी शैली की रचना है। भले ही हम ये नहीं कहते कि अजय जोशी जी लतीफ घोंघी के प्रभाव वाले हैं, वे उनसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उनसे उनके प्रभाव के इनकारी भी होते हैं। हम परसाई से प्रभावित हैं या किसी से भी प्रभावित हैं, अपने पूर्वधार लेखक से, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उनका अनुसरण करें। हम उनसे प्रभावित हैं लेकिन उनके प्रभाव से इनकारी भी हैं और हमने बिना उनके प्रभाव की ये रचना लिखी है और उसका भी अपना मोल है और महत्व है। तो अजय जोशी की इस रचना में टेलीफोनिक टॉक है ये। इस रचना में व्यंग में प्रयोग की बहुत सी संभावनाएं होती हैं। उसमें अजय जोशी ने एक प्रयोग तो यही कर दिया है कि ये पूरी रचना जो है टेलीफोनिक टॉक है, जिसमें मंगतू का मोबाइल घनघनाता है और मंगतू जो है अपनी रबर बैंड वाली लगी हुई मोबाइल को उठाता है और हेलो करके बोलता है। तो उस तरफ उसके नेताजी रहते हैं और नेताजी ने फोन किया है और नेताजी अपनी समस्या को बता रहे हैं। मतलब देखिए, मतलब व्यंग को इन्होंने यहां से खड़ा किया है कि नेता अपने मतदाता को फोन कर रहा है, मतदाता अपनी समस्या नहीं बता रहा है, नेता अपनी समस्या मतदाता को बता रहा है। नेता कह रहा है कि मंगू जी महंगाई कितनी बढ़ गई है। मंगू कहता है कि आपके लिए महंगाई कैसे बढ़ेगी, महंगाई तो हम लोगों के लिए बढ़ेगी। मैंने आपको शिकायत की थी कि हम लोगों के लिए महंगाई बढ़ी है, तब तो आपने माना नहीं और आप महंगाई दर का समाचार दिखा रहे थे, कह रहे थे ये देखो महंगाई दर जब घटी है तो महंगाई कैसे बढ़ेगी। तो नेताजी कहते हैं कि ये विधानसभा में अभी जो बजट पारित हुआ है या बजट पारित होने से पहले की ये घटना है कि विधानसभा के कैंटीन में जो सांसदों को जो उनके भोजन में जो सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी में बंद कर दी गई। तो अब हम अगर महंगा खाना खाएंगे तो जनता का काम कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे। इस तरह की समस्या नेता बता रहा है और उसी में मंगतू और नेता के बीच में वार्तालाप चल रही है जिसमें कंटेंट्स है। व्यंग में भाषा, शैली और ये तमाम चीजों पर उतनी बातें, जैसा कि अभी सैनी जी ने कहा भी था कि व्यंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है कंटेंट्स, कि अपने समय को कैसे पकड़ता है और ठोस बातें कैसे करता है, समस्या को कैसे उठाता है, उसकी हल बताने की कोशिश कैसे करता है। ये सब चीजें व्यंग में देखी जाती हैं। ये एक चिंता उसमें नेता और मंगू के माध्यम से आती है और रचना अपने आप बढ़ती चली जाती है। मंगू बोलता भी है कि आपको अपनी सब्सिडी की चिंता है, हमारी सब्सिडी जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है वो कहाँ गई। पेट्रोल और डीजल के भाव तो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो सेंचुरी मारने के करीब आ रहे हैं। तो इस तरह से अपने वार्तालाप में वो व्यंग का प्रयोग करते हैं अजय जी। तो व्यंग यहाँ पर एक और टेढ़ेपन के साथ आता है, एक मोड़ लेता है जब मंगू उसको बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आपकी सब्सिडी खत्म हो गई और खाना महंगा आपका हो गया है, तो आइए आप हमारे यहाँ खाना खाइए, हमारे यहाँ खाना खाइए, फोटो खींचने वाले ले आइए, बाइट लेंगे आपका, फोटो लेंगे आपका और समाचारों में आप देंगे और ये आपके अगले चुनाव के लिए काम आएगा कि आपने एक मंगू के यहाँ खाना खाया। और आप देख रहे हैं कि आज की स्थितियों में किस तरह से हमारे नेता गरीबों के घर जा रहे हैं, ऐसा बता के, हल्ला करके और उनके घर जाके बैठ के जमीन में बैठ के भोजन करते हुए फोटो खिंचाकर उसको डिस्प्ले करते हैं। इसका बहुत दुखद ये अध्याय ये है कि कई बार वो गरीब आदमी बाहर निकलकर बताता भी है कि जो नेता हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आए थे उसने न तो मुझे देखा, न मुझे पहचाना, न मेरे साथ कोई बातचीत की। वो आया, चुपचाप थाली में बैठा, फोटो खिंचाया और चला गया। सारा श्रेय नेता ले गया। जिस आदमी का घर है, जिसका भोजन है, जिसके घर उस नेता के साथ 10 लोग और खा के चले गए होंगे, तो वो जो भुक्तभोगी है वह भुक्तभोगी कहीं शामिल नहीं है और नेता जो है
अपनी समस्या को बता रहा है, बावजूद उसके मंगू जो है उसको एक रास्ता बता रहा है कि आइए आप इस तरह से हमारे घर भोजन कीजिए और आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारी कीजिए। तो नेता बहुत खुश होता है इस बात पे कि अरे वाह मंगू, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया बता दिया, ये ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। मंगू उसको बोलता है कि खाली सब्सिडी के जाने से आप दुखी क्यों हैं? अभी जब आने वाले समय में आपका संसद अधिवेशन होगा, तब आप अपने उसमें विधायकों के, सांसदों के जो भत्ते हैं, जो वेतन है, उसमें बढ़ावा करवा लीजिए, आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ये व्यंग का उद्देश्य है। व्यंग का मुख्य उद्देश्य छद्म को उद्घाटित करना होता है, और यहां पर आके मंगू के माध्यम से नेता के उस पाखंड का, उस छद्म का उद्घाटन होता है कि किस तरह एक तरफ हमें उनकी सब्सिडी की कटौती का हल्ला करके सरकार जो है अपने को लोकतांत्रिक बताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने लोगों की सुविधाओं की भी कटौती करते हैं, जबकि दूसरी तरफ आने वाले समय में संशोधनों कर बिल में उनको दूसरे किस्म की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जाएंगे और उनकी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। तो ये इस चीज को अजय जोशी जी ने वार्तालाप पद्धति में उद्घाटित किया है। और रचना है, अखबार की अपनी सीमाएं होती हैं, तो किसी एक रचना के आधार पर किसी लेखक को बहुत बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, उसकी कोई बहुत कमियां भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हमने इन रचनाओं के अतिरिक्त उनकी दूसरी रचनाओं को कितना पढ़ा है, इस बात पर ये चीजें निर्भर करती हैं। तो ये अजय जोशी जी के लेखन का उद्देश्य रहा और वे इसमें सफल हुए हैं। मेरे सामने जो दूसरी रचना है, वेद प्रकाश भारद्वाज की है, बजट का हलवा। बजट का हलवा रचना आप समझ जाइए कि मतलब बजट है, और लेखक लिखते हैं कि बजट के आरंभ से पहले हलवा खाया जाता है। सांसद जन जो हैं वो पहले हलवा खाते हैं, मीठा मीठा हलवा खाते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के हलवा खाते हैं, और उसके बाद फिर बजट सत्र का आरंभ होता है और उसमें बजट की फिर घोषणाएं और तमाम वो तामझाम और वो लटके झटके और वो लोक लुभावन और जनता को झुंझुना पहनाने बिठाने की, दिखाने की उनकी कोशिश, वो तमाम चीजों को इन रचनाओं में वेद प्रकाश जी ने समाहित किया है। वेद प्रकाश जी की ये रचना डॉक्टर अजय जोशी की पहली वाली रचना मंगू का आइडिया से शैली के स्तर पर भिन्न है। मंगू का आइडिया जो है पूरी तरह से संवाद प्रधान रचना है, पूरी तरह से टेलीफोन घनघनाता है और वहां से बात शुरू होती है और खत्म होती है, वो पूरे दो चरित्रों के बीच का वार्तालाप है। वेद प्रकाश भारद्वाज की यह रचना बिल्कुल ही संवाद प्रधान नहीं है, यह पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव रचना है, निबंधात्मक शैली में। निबंधात्मक शैली की रचना में परसाई को महारत हासिल थी, इसलिए साहित्य की विधाओं का, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा जाता है, जिसमें व्यंग के लिए कोई विशेष जगह नहीं होती लेकिन निबंध के लिए जगह रही, और परसाई को निबंधकार के रूप में शामिल कर लिया गया। उनके साथ दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उस तरह से भाषा और उस तरह से कसावट, वो लिखते निबंध थे लेकिन उसमें वो व्यंग को पैदा करते थे। जिस तरह अजय जोशी जी ने लतीफ घोंघी की शैली में रचना लिखी, उस तरह वेद प्रकाश जी की यह रचना परसाई की निबंधात्मक रचना की शैली से मिलती जुलती रचना है। इसमें बिल्कुल ही चरित्र नहीं है और स्थितियों का चित्रण है, और स्थितियों का चित्रण करते हुए वे रचना को विस्तार देते हैं और उसमें पूरी बात कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि रचना का संवाद कायम करने के लिए संवाद प्रधान होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें चरित्र हो और केवल संवाद हो और संवादों के माध्यम से बातें हो।
निबंधात्मक रचना भी पाठकों के साथ संवाद कायम कर लेते हैं, बिना चरित्र को खड़ा किए, स्थितियों का चित्रण किए हुए। पहली वाली रचना अगर संवाद प्रधान है, तो यह दूसरी वाली रचना विश्लेषणात्मक रचना है, वर्णनात्मक रचना है। पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन चलता है और भरपूर पकड़ के साथ चलता है। रचना में बड़ी कसावट है। इन दोनों रचनाओं की विशेषता यह है कि इन्होंने व्यंग के जो पुराने जो ढर्रेबाजी है, जिसमें परिवार को लेकर या पत्नी को लेकर या और भी औरतों को लेकर या प्रेमिकाओं को लेकर या किसी तरह का यार दोस्तों को लेकर कुछ ढकोसलेबाजी जो की जाती है और उसको व्यंग रचना का रूप दे दिया जाता है, इस तरह के लिखने वाले भी बहुत हैं। तो इन जो दो रचनाएं मुझे मिली हैं, वे पूरी तरह से संवैधानिक रचना है और संवैधानिक स्थितियों पर है और संसद पर है और बजट पर है, बिल पर है, घोषणाओं पर है, रियायत पर है, बैंक पर है, बैंक से मिलने वाले कर्ज पर है, कर्ज को लेकर भाग जाने पर है कि एनआरआई बनने के क्या फायदे हैं। ये तमाम चीजें वेद प्रकाश भारद्वाज की रचना में उद्घाटित होती हैं। उस छद्म को ये खूब अच्छे से पकड़ते हैं और कहते हैं कि परंपरा का ये हाल होता है कि बजट हमारी एक परंपरा है, परंपरा नहीं भी है तो बजट हमारी एक आवश्यकता है, पर जिस ढंग से बजट आता है तो वो अपने आप में एक परंपरा के ढर्रे में चलने लग जाता है, क्योंकि उसके जो बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं उसी तरह से उसके इर्द गिर्द होते हैं। तो पहले कांग्रेस बजट बनाने की परंपरा निभाती थी और भाजपा उसके विरोध की परंपरा। पात्र और भूमिकाएं बदल गई हैं, परंपरा जारी है। सत्ता की अपनी एक परंपरा है तो विपक्ष की अपनी एक परंपरा है। सत्ता अगर एक ढर्रे पर चलती है तो विपक्ष भी एक ढर्रे पर चलता है और इन दोनों की परंपरा जारी है। चिल्लाना विपक्ष का धर्म है, न सुनना सरकार का धर्म है। दोनों अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। बाकी रही जनता तो उसके बारे में क्या सोचना, आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। ये इस तरह से बहुत अच्छे व्यंग्यात्मक वाक्य जो हैं उससे इनकी रचनाएं भरी हुई हैं। ये भी अखबारी एक रचना है और अखबार की रचना जनता की रचना होती है, क्योंकि जनता और कुछ पढ़े चाहे मत पढ़े, वो अखबार जरूर पढ़ता है। तो इस तरह से दोनों रचनाओं में ये छद्म उद्घाटित हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी रचनाओं का निर्वाह किया है। मैं समझता हूं कि लगभग मेरी बात पूरी हो चुकी है और मेरे वक्तव्य को सुनने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार विनोद जी। आपने रचनाओं पर और रचना की प्रक्रियाओं पर, रचना में क्या होना चाहिए, इस पर विस्तार से बात की और लते घोंगी और परसाई जी की रचनाओं के संदर्भ में भी आपने बात की, जो कि हमें प्रेरणा देती है नए लेखकों को और हम सबको की, कि हम अभी कहीं ना कहीं, चाहे हम कितने सीनियर हो गए हों, चाहे कितनी उम्र हो गई हो, किंतु पूर्ण नहीं है, सीखने की उम्र खत्म होती नहीं है। और आप लोग काफी विस्तार से बातचीत की। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने करी कि अखबार की रचना जनता की रचना होती है और अखबार की जो नियति है और प्रकृति है वो उनकी जो पार्टियां हैं या उनकी नीति है उनके पक्ष में रहती है। आज हम कितना कुछ देख रहे हैं कि अखबार या चैनल पर भी लोग संदेह करने लगे हैं, उनकी निष्पक्षता, उनकी पर सवाल उठने लगे हैं। मतलब कई ऐसी रचना होती हैं जो संपादक को नहीं
छापना चाहिए, क्योंकि वह समाज का, व्यक्ति की कहीं ना कहीं नुकसान करते दिखते हैं, इन्हें छाप रहे हैं क्योंकि उनकी नीति में है। तो इन सब बातों पर हमने काफी विचार किया और आप लोगों ने ये बात की। और अब मैं अपने मित्रों से आग्रह करता हूँ कि किसी रचना पर या हमारे जो अतिथि वक्ता हैं, जो वक्ता हैं, उनकी बात पर कोई बात करना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। आप कोई भी बोल सकते हैं, किंतु बस सिर्फ एक बात का मैं बोलना चाहूंगा कि समय 2 मिनट, मतलब 2 मिनट रखें। अभी मैं हाँ, अभी अजय जोशी जी ने वो कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप व्यंग्य पे बोलें, अन्य दूसरों की रचना पर बोलें, किंतु रचना का स्पष्टीकरण मत दें। बस मैं अजय जोशी से बात कर रहा रचना का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा रमेश जी सर। हूँ। जी बस। आपको हाँ जी मैं तो सिर्फ, चूंकि मैं पहली बार इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जी। एक तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी रचना को आपने शामिल किया, इस योग्य समझा। और ऑनलाइन आने का मेरा ज्यादा वो अनुभव नहीं, इसलिए मैं थोड़ा टेक्निक से परिचित भी नहीं हूँ। जी मुझे बोला कि शर्मा जी के माध्यम से अरे आवाज आपकी चली गई। जोशी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझको। देखिए, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर अजय जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ तकनीकी दिक्कत है आपकी तरफ, इसलिए आपकी आवाज शुरू में आ रही थी जोशी जी, अचानक कुछ आवाज आई और उसके बाद से कहीं आपके नेटवर्क में या कहीं कोई परेशानी है। ठीक है, तो अगले किसी साथी से आप बात करिए। सनी। मैं राजन वर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रखें सिर्फ 2 मिनट में। वर्मा सर, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी हाँ हाँ, कर दिया। जी जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, बहुत अच्छी बातें हुई। विनोद साहु जी ने जो अभी वक्तव्य दिया, वो तो बहुत ही, मुझे एक एक शब्द उनका बहुत ही, जैसे कि बहुत सार्थक वक्तव्य रहा। और कहीं न कहीं वो दिशा सूचक भी रहा कि भाई व्यंग अगर आप लिखते हैं तो शैली के लिहाज से और कंटेंट के लिहाज से आप थोड़ा तालमेल करके लिखें, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये बड़ा अभिनव प्रयोग रहा इसका कि जो है रचना ज्यों की त्यों न पढ़ करके उसको सामने रखा गया, उसके बिंदुओं को रखा गया और उसकी शैली को उजागर किया गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि अगर रचना ज्यों की त्यों पढ़ी जाए तो जो सुनने वाले लोग हैं उनको, जो समीक्षक प्रस्तुत करता है वो तो ठीक बात है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो इन बिटवीन रह जाती हैं, वो भी सामने आनी चाहिए। तो रचना के साथ लेखक जो है, समीक्षक न्याय तभी कर सकता है जब रचना पूरी की पूरी ज्यों की त्यों आए। एक तो ये बात हुई। और दूसरी बात, कंटेंट को लेकर एक दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें आई, जैसे गोपाल चतुर्वेदी जी को लेकर के बुलाकी शर्मा जी ने कहा। तो मैं अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड में न ली जाए तो दो लोगों को मैं देख रहा हूँ लखनऊ में। एक राव है, पत्रकार है, हाँ, और दूसरे ये गोपाल चतुर्वेदी। हमें लगता है दोनों पद्मश्री के लिए कैंडिडेट है, इसलिए सरकार के पक्ष में ही हर बात लिखते हैं। तो व्यंगकारों को हमें सीख लेना चाहिए इस बात को कि व्यंगकार का दायित्व समाज के लिए और सत्ता के लिए दिशा दिखाने वाला है, ना कि उसमें बहती गंगा में हाथ धोने वाला। तो मैं इतनी बात कहूंगा कि हमारे साथी लोग सब बहुत सजग हैं, अच्छा लिख रहे हैं,
मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आज जो रचना प्रस्तुत की गई बहुत अच्छी रचना है, उनके बारे में जो टिप्पणियां आई अच्छी लगी। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो ये बिल्कुल नया प्रयोग है और इस कार्यक्रम को और होते रहना चाहिए। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र वर्मा जी। मैं प्रभाशंकर उपाध्याय जी से कहता हूं कि अपनी बात रखें सिर्फ 2 मिनट में। हेलो जी जी बोलिए सर। हाँ हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा प्रयोग है और बहुत दिनों बाद मैं इससे जुड़ा हूँ और मतलब इससे वंचित रहा तो बड़ा अफसोस मलाल रहता था। आज बहुत अच्छा लगा, आज जो पूरा सुना है। और मेरा ये कहना है कि जो अखबार में जो छपी रचनाएं हैं प्रकाशित, इसके साथ ही लेखक का मूल भी रख दिया जाए साथ में विचारार्थ, तो ज़्यादा अच्छा हुआ। क्योंकि कुछ संपादक, डेस्क संपादक इसको मतलब अपनी कैंची चला देते हैं, खतर विरोध कर देते हैं। तो ये मेरा सुझाव। बाकी आज के अच्छे प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सबका है। और रमेश जी दोनों और अरुण जी आज नहीं दिख रहे मुझे, सबका जो है धन्यवाद। और अच्छे जो चर्चाएं हुई, वक्ताओं ने भी अच्छे विचार रखे, समीक्षा भी अच्छी सुनने को मिली। अरे आप देख लीजिए अच्छे से, मैं हूँ। आज हाँ दिख गया मुझे, नमस्कार। हाँ नजर आ गए, क्योंकि आज मैं मोबाइल पे हूँ, कंप्यूटर पे नहीं हूँ। कंप्यूटर पे सारा नजर आता है। तो ये बहुत अच्छा रहा और बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। और हम सबको के लिए सब सम्मिलित प्रयास है कि आज 39वां है ना ये जी हाँ। अपना गोष्ठी का। हाँ, तो 39वें सोपान पर पहुंच चुकी है और ये दूसरे व्यंग समूहों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है, नए नए प्रयोग करके। तो मैं आप सभी का आभारी भी हूँ और हम सभी का आभारी हैं, मतलब हम लोगों का ही सम्मिलित प्रयास है। और इसके लिए मतलब अपन खुद की पीठ थपथपा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्याय जी। मैं एक बात का आपको संकेत कर दूं कि हम उन रचनाओं पर बात कर रहे हैं जो छपी हुई है? और जी उसकी जो कतर दिया है वो संपादक की जिम्मेदारी है। संपादक उसको कैसे लेता है, रचना को अच्छा बना देता है या खराब बना देता है। ये लेखक और संपादक का दायित्व है। हमने जो रचना देखी है उसी में बात कर रहे हैं। अब मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे आदरणीय श्री कुंदन सिंह परिहार जी से आग्रह करता हूँ कि वे भी अपनी बात रखें। जी परिहार जी। परिहार सर आपका माइक ऑफ है। अपना अच्छा, उनका वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो शायद वो ऑन करने में बीच वाला बटन छू दिया होगा तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप किसी और से बुला लीजिए, अगर वो आ जाते हैं तो देख लेते हैं अभी एक आध मिनट। तो कोई और भी अगर बातचीत करना चाहते हैं वो बात कर ले। मैं सिर्फ 2 मिनट मैं हाँ ज्वाइन कर गया परिहार जी। जी हेलो। तो जी हाँ, जी बोलिए आ रही आवाज आ रही है भैया। आज मैं नहीं कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए ही बैठा हूँ। बहुत बढ़िया गोष्ठी आज की रही। सबको धन्यवाद, आप लोगों का सभी का आभार। हेलो हेलो जी। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मैं बोलने बस सुनने की इच्छा से आया हूँ। तो गोष्ठी की सफलता के लिए सबको बधाई देता हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद जी बोलिए परिहार जी। सर। अब मैं गोष्ठी पे अगर कोई और भी अगर मित्र बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, फिर हम अंतिम चरण पे जाएंगे। ठीक है। कोई मित्रों के समय भी काफी हो रहा, 4:45 बजना ही करीब है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर रमेश तिवारी जी को से आग्रह करता हूं कि इस गोष्ठी पर मित्रों का
और हमारे अतिथियों को और जो भी सबका आभार प्रदर्शन करें। श्री रमेश, मैं सैनी बोलने वाला तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। और मित्रों, व्यंगधारा परिवार लगातार आप लोगों के सहयोग से और जितने भी समूह के परिवार के सदस्य हैं और जितने भी साहित्यिक सहयात्री हैं हमारे स्टाफ के बाहर के, उन सबका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है और उन सब के सहयोग से ही हम लोग ये निरंतर नवाचारी प्रयोग करने की ओर अग्रसर हैं और उसी का ये एक अद्यतन रूप, अद्यतन संस्करण आप सब देख रहे हैं। और 39वीं गोष्ठी में हमने ये बातचीत के द्वारा तय किया कि हम लोग हर माह एक ऐसी गोष्ठी करें जिसमें इस माह के अंदर, उस माह विशेष के अंदर जो रचनाएं छपे हैं उसमें से कुछ रचनाओं को चयनित करके और उस पर हम लोग बातचीत करें, जिससे सबकी समझ विकसित हो, हम सब एक संवाद का मंच बनाएं और एक दूसरे के प्रति समझदारी और विश्लेषणात्मक दृष्टि का को हासिल करें। इसी परंपरा में, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये सांचा बनाया, ये फॉर्मेट बनाया और इस माह के व्यंग के शीर्षक से हमने ये नया प्रयोग शुरू किया है और आप सब इसमें आज सम्मिलित हुए हैं और इसमें हमने समूह के साथियों की भी रचनाएं ली हैं और जो समूह से बाहर के जो मित्र हैं और व्यंग्य रचनाएं हैं, जो रचनाएं जो भी छपी हैं, हमने सबको शामिल करने की कोशिश की है और उसमें से 8 रचनाओं को चुनकर और उन पर बातचीत करने की कोशिश की है। हमारा ये विकास का क्रम, हमारी ये निरंतर प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। आज 39वीं गोष्ठी में श्री सुभाष चंद्र जी, सुधीर कुमार चौधरी जी, श्री बुलाकी शर्मा जी, श्री विनोद साहु जी ने अपनी विचारों से रचना पर अपनी बातों के द्वारा हम लोगों को का जो मार्गदर्शन दिया और हम लोगों का जो एक तरीके से हम लोगों को समृद्ध किया अनुभव और ज्ञान के स्तर पर, उसके लिए मैं इन सभी चारों प्रमुख वक्ताओं का आभारी हूँ और डॉक्टर अजय जोशी जी और बाकी जितने भी साथी, राजेंद्र वर्मा जी और भी पटल पे हैं, ये रचनाएं पटल पे हैं। रेणु देवपुरा जी, आपने अगर देखा हो तो व्यंग्यधारा के समूह में ये सारी रचनाएं डाली गई हैं। हो सकता है आप लोगों की नजर से छूट गई हो, ये सारी रचनाएं कल ही डाल दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको दोबारा देखिएगा और हम लोग निरंतर इस तरीके का प्रयोग करेंगे और आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के विचार विमर्श से जो जो सुझाव आते जाएंगे, हम लोग उसमें से जो भी संभव होगा उसको निश्चित रूप से हम लोग उसका अप्लाई करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे और निरंतर बेहतरी की दिशा में हम लोग साथ साथ आगे चलेंगे। और जितना भी ये हमारे साथी हैं, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अजय जोशी जी, अलका जी, पुलाकी जी, हनुमान जी, परिहार जी, महेंद्र सिंह ठाकुर जी और प्रभाशंकर जी, रेणु देवपुरा जी, राजेंद्र वर्मा जी और इसके साथ अनूप शुक्ल जी हैं हमारे साथ, राजशेखर जी, सैनी जी संचालन के साथ जुड़े हैं, सौरभ जी, सुभाष सर, सुधीर जी और सुनील जैन राहे जी, टीकाराम साहू जी, विनोद साहू जी, विवेक रंजन जी और सबसे आखिर में हमारे मित्र अनूप शुक्ल जी। मैं सभी मित्रों का बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग निरंतर हमारे अरुण खरे जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और हम सब निरंतर इस तरीके के एक दूसरे के साथ परस्पर बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा अपनी समझ को, अपने समाज को, अपने परिवेश को बेहतर कर सकें, इस दिशा की ओर हमारा ये प्रयास आज सफल पूरा हुआ है। हमें इस बात की खुशी है और हम निरंतर आगे भी इसी तरीके का आयोजन करें, इससे बेहतर आयोजन करेंगे। इसके लिए आप सबके प्रति आश्वस्ति और आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद तिवारी जी।